फ्रेंड्स, बेटा आज के वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है मोशन इन टू डायमेंशन उसको हम लोग डील करेंगे। नीट और आपका जेई दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझिए, विजुअलाइज करिए, सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, फिर जाकर के आप क्या है आसानी से सारे प्रॉब्लम को हैंडल कर पाओगे। तो मैं एक एक करके लेके चलता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, state for each of the following physical quantities if it is a scalar or vectors: volume, mass, density, acceleration, speed है, acceleration है, density, number of moles, velocity, angular frequency, displacement, angular velocity। ये सब सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको स्केलर निकालना है। पहले स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है ना, और फिर क्या निकाल देना आपको है, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है बेटा जी, तो देखिए ध्यान से। आपने कहा कि पहले हमारे पास क्या है, वॉल्यूम क्या आपका है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये वॉल्यूम आपका कैसा है, स्केलर है। तो ये आपका वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। मास भी आपका स्केलर है, स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन आपका कैसा है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो उसको हम लोग वेक्टर में डालेंगे। डेंसिटी आपकी स्केलर है, तो आपने कहा सर डेंसिटी भी क्या हमारी स्केलर है। नंबर ऑफ़ मोल्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो होंगे आपकी वो भी आपके स्केलर होंगे। ठीक है बेटा जी। वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर जो आपका ये देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी क्या आपका है, एंगुलर जितनी भी फ्रीक्वेंसी होती है सबके सब क्या कहलाते हैं, उसको स्केलर बोलते हैं। ये जो आपका हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर में कौन कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा आपका, देखो बेटा जी ये आपका है वेक्टर है आपका, ठीक है ना। वेलोसिटी आपकी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर है, और एंगुलर वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है। ठीक है ना। तो आपने कहा सर इसमें क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी ये भी क्या आपकी है वेक्टर क्वांटिटी है बेटा जी। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। तो इस तरीके से आपने कुछ स्केलर्स कुछ वेक्टर को आपने अलग अलग दिखा दिया, इंपॉर्टेंट था। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन बोल रहा है कि पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटीज़ इन द फॉलोइंग लिस्ट। जो आपको लिस्ट दी गई है उस लिस्ट में से क्या करना है, आपको 2 क्या लेना है, स्केलर्स लेना है। तो आपको सिंपल स्केलर्स क्वांटिटी की बात करनी है। तो इसमें देखो क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ, कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, फोर्स क्या है आपका, वेक्टर है, ये भी आपका वेक्टर है ना। करंट और वर्क एंड करंट ये दोनों आपके स्केलर हैं। तो आप कहोगे सर वर्क डन एंड करंट, ये कैसे हैं, ये आपके स्केलर्स हैं। ये मोमेंटम आपका होगा, वेक्टर होगा, फील्ड भी आपका वेक्टर होगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी वेक्टर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर होंगी। तो सिर्फ 2 आपने इसमें से स्केलर को सेलेक्ट किया। ठीक है बेटा जी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि पिक आउट ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो टेम्परेचर क्या आपका है, स्केलर है। ठीक है बेटा जी। प्रेशर भी क्या आपका है, बोलो जी, स्केलर है। इम्पल्स, ये इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो जो इम्पल्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम अगर है तो मोमेंटम आएगा, देखिए क्या कहलाएगा आपका, ये दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। टाइम क्या है आपका, स्केलर है। पावर भी क्या स्केलर है। टोटल पाथ लेंथ आपका स्केलर है। एनर्जी स्केलर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी स्केलर है। चार्ज भी आपका स्केलर है। तो आपने क्या सिंपल एक आपको मिला इसमें से वेक्टर। ठीक है बेटा जी, इसे बोलते हैं इम्पल्स। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर एंड वेक्टर
फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि अगर हम ऑपरेशन करते हैं, ऐड करते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो एक हमको नई क्वांटिटी मिलनी चाहिए। अगर एल्जेब्रिक ऑपरेशन से अगर हमें क्या मिल रही है, नई क्वांटिटी मिल रही है, तो कहेंगे वो ऑपरेशन आपका मीनिंगफुल है, अदरवाइज मीनिंगफुल नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, इस बात का ध्यान देना। आपने कहा कि पहला पॉइंट, जैसे हमने ए पार्ट लिया, हमने कहा कि एडिंग एनी टू स्केलर्स। मान लो आपने क्या किया, मास स्केलर है प्लस क्या किया आपने, मास किया। मास प्लस मास क्या है, सिंपल मास ही आएगा। तो आपने मास में मास को ऐड किया तो आपको मास ही मिला ना, कोई नई फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं मिली ना, तो ये मीनिंगफुल नहीं। तो फिर अगर हमने कहा कि मास में हमने क्या किया, ये आपकी स्केलर है, स्पीड भी क्या आपकी बोलो जी, स्केलर है। ये अगर एक मास भी स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कोई आपको क्वांटिटी मिलेगी ही नहीं, नो क्वांटिटी। ठीक है ना। तो आप कहोगे जब एक स्केलर में दूसरे स्केलर को हम ऐड करेंगे तो या तो वही मिलेगा स्केलर, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहेंगे क्या है, इसकी कोई मीनिंग, नो मीनिंग। ठीक है ना। आपने मास में मास ऐड किया तो आपको मास मिल गया, नो प्रॉब्लम, यहाँ से मीनिंग निकल के आ रही है। लेकिन क्या मास में मास को ऐड करने से क्या एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिली, नहीं। तो आपने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या ऑपरेशन माना जाएगा, नो मीनिंगफुल। ठीक है बेटा जी। बी पार्ट क्या बोल रहा है, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर। अगर हम एक स्केलर में क्या करें, हम एक वेक्टर को ऐड करें तो वो ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती है। तो आपने कहा कि मान लो कोई ले लो, अगर आपने कहा कि टाइम क्या है, टाइम आपका स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है आपकी बोलो जी, ये आपका वेक्टर है, ये आपका स्केलर है, और ये क्या बोलो आपका, ये आपका वेक्टर है। तो आप बताइए क्या इन दोनों को हम लोग ऐड करके ऐड करेंगे तो कुछ मिलेगा, नो। ये भी क्या कहलाएगा, नो मीनिंग, है ना, देयर इज नो मीनिंग। तो यहाँ पर हम एक वेक्टर को और एक स्केलर को हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं, तो कुछ रिजल्ट मिलना ही नहीं है कुछ। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अगला बोलो, सी पार्ट क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लो किसी वेक्टर, सपोज किया कि आपके पास मास है, मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। बोलो कैसी क्वांटिटी मास है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मल्टीप्लाई किस में किया, एक्सेलरेशन में। और ये क्या है बोलो जी, ये क्या आपका है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने मास का जब मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन, हमको मिल गया तुम्हारा फोर्स मिल गया, हमको क्या मिल गया, फोर्स। और फोर्स भी क्या आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब हमने क्या है कि जब स्केलर में हमने क्या है, वेक्टर की मल्टीप्लाई किया तो हमको एक नई क्वांटिटी मिली। ये क्या है, न्यू क्वांटिटी। है कि नहीं बेटा जी। तो हम कहेंगे ये ऑपरेशन क्या कहलाएगा, ये ऑपरेशन कहलाएगा मीनिंगफुल, है ना बेटा जी। मीनिंगफुल। आई थिंक जब हम एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको एक नई क्वांटिटी मिलती है। मिल गई तो हम कहेंगे वो क्या है, मीनिंग। जरूरी है हर बार मिले, लेकिन मिलती है कि नहीं मिलती है। ये थोड़ी ना कि हमेशा स्केलर को वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नई क्वांटिटी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मिलती भी है। इसका मतलब क्या है कि इनका ऑपरेशन क्या माना जाएगा, मीनिंगफुल, क्योंकि हमें नई क्वांटिटी मिल गई। ठीक है बेटा जी। अब डी ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स। अगर दो स्केलर्स का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, देखो ध्यान से। जैसे कोई दो स्केलर्स लो, हमने कहा मान लो आपने लिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू क्या लिया आपने, डेंसिटी। तो बोला जब वॉल्यूम क्या चीज़ है, वॉल्यूम आपका स्केलर है, डेंसिटी भी क्या आपकी बोलो जी, ये भी आपकी स्केलर है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इधर से ये मिल जाएगा आपको, इधर से मिल जाएगा मास। मास भी आपका स्केलर है, लेकिन ये क्या अब मिल गया आपको, न्यू क्वांटिटी। क्या मिल गया बेटा जी बोलो जी, न्यू क्वांटिटी। ये ऑपरेशन कैसा माना जाएगा, मीनिंगफुल। क्या बात आपको समझ में आ रही है ना। तो ये ऑपरेशन मीनिंगफुल है कि नहीं है, मतलब क्या है कि आपको नई क्वांटिटी अगर मिल जाती है तो वो ऑपरेशन मीनिंगफुल माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू अ सेम वेक्टर। देखो
ई पार्ट देखो, एक वेक्टर आपका ये है, सॉरी ए एक्स एक्सिस मान लो है ये, इधर मान लो क्या आपकी है वाई एक्सिस है, ठीक है ना। आपने कहा कि हमने एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ऐसे एंगल थीटा पे, ये वेक्टर ए है, ठीक है बेटा जी। इसका कंपोनेंट कितना है, ये कितना एंगल बनाया यहाँ से थीटा बनाया, तो इसका कितना कंपोनेंट इधर आएगा बेटा जी, ए कॉस थीटा आएगा, क्यों बच्चा जी। इधर कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। तो क्या तो ये किसका कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का कंपोनेंट है। ये किसका कंपोनेंट है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है। क्या हम ए कॉस थीटा को जो आपका रियल वेक्टर उसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ बच्चे करते हैं सर, यस कर सकते हैं। अरे भाई कैसे कर सकते हो, आपने इसको ब्रेक कर दिया ना, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में ब्रेक करते ही तो ख़त्म हो गया ना ये। इसकी तो मतलब जैसे ही अगर आप एक घर से मतलब आप मार्केट से एक एप्पल लेके आते हो तो एक सिंगल एप्पल आपके हाथ में है, ठीक है बेटा जी। तो एक एप्पल आपके हाथ में, जब उसको आपने आधे पार्ट में कट कर दिया, कंपोनेंट में आपने तोड़ दिया, एक कंपोनेंट आपके एक हाथ में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे हाथ में है, तो वो जो सिंगल वाला है वो कहाँ गया, वो तो चला गया ना वो, क्योंकि कंपोनेंट पार्ट जब आप कंपोनेंट में तोड़ देते हो जो आपका फुल वेक्टर है वो तो गायब हो जाता है। तो आप बताओ उस हाफ वाले वेक्टर को आप फुल वाले वेक्टर में कैसे ऐड करोगे। हाफ एप्पल को फुल एप्पल में ऐड नहीं कर पाओगे, क्योंकि फुल एप्पल तो है ही नहीं, उसको तो आपने डिवाइड कर दिया है। वैसे किसी भी क्या है आप कह सकते हो कि कंपोनेंट कभी भी क्या है फुल वेक्टर में ऐड नहीं होता है। आई थिंक मेरी बात समझ गए। तो आप क्या लिख सकते हो, कंपोनेंट कांट बी एडेड इन फुल वेक्टर, है ना। फुल वेक्टर में इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ गए आप। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है, ठीक है बेटा जी। तो आप देखो कैसे बताओगे ट्रू और फॉल्स के बारे में, ध्यान देना। पहला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो पहला देखो क्या है, अगर एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा तुम्हारा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मॉड लगा दे, ये आएगा आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या देगा हमको, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है ये, है ना। और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हमेशा होती है, बोलो जी बेटा जी, स्केलर होती है। तो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा क्या देखो क्वेश्चन क्या है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। अगर आपने कहा कि दे दी थी, मान लो एक एक्स एक्सिस यहाँ पर है, अगर हम बी पार्ट डील कर रहे हैं तो इधर आपका एक्स एक्सिस, इधर आपकी क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है बेटा जी। आपने क्या किया, एक वेक्टर आपने यहाँ पर लिया ऐसे, एक वेक्टर आपका ए है ए। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा हमेशा इधर आएगा, इधर होगा ए कॉस थीटा आई कैप होगा, और इधर क्या होगा बोला जी, ए साइन थीटा जे कैप आएगा, ठीक है ना। अब इस वेक्टर का जो कंपोनेंट है ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, ये आपका कंपोनेंट है ना, ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, ये वेक्टर होगा, ये कभी स्केलर नहीं होगा, याद रखना आप लोग। क्या होगा बेटा, ये वेक्टर होगा, मतलब किसी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो वेक्टर होता है। इसलिए ये पार्ट आपका क्या है, इन्होंने क्या बोला है, ऑलवेज स्केलर, इसलिए पार्ट क्या होगा तुम्हारा, ये फॉल्स होगा। और ये पहला वाला क्या है आपका, ट्रू होगा। पहला वाला क्या है आपका, देखो पहला वाला क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑलवेज अ स्केलर, ठीक है, ये ट्रू होगा, और ये वाला पार्ट आपका फॉल्स होगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए। अब आते हैं हम कौन से, ए बी सी वाले पार्ट पे। ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये बोल रहा है सी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, सी वाला पार्ट ये है, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक पॉइंट आपका ए है, दूसरा पॉइंट आपका बी है, ठीक है ना। एक पार्टिकल चला यहाँ से ए से बी तक, उसने अपना रास्ता जो है इस तरीके से बनाया, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये तो इसे बोलते हैं पाथ लेंथ, ये होगा तुम्हारा पाथ, ये होगा तुम्हारा पाथ लेंथ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए इसका शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, तो कहोगे सर ये होगा यहाँ से लेके ये जो कहलाता है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट,
क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ क्या लिखा है इन्होंने कि टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। नो, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर अगर आप पार्टिकल स्ट्रेट लाइन चल रहा है सिर्फ, तो उस टाइम पर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। और अगर पार्टिकल क्या चल रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और जो टोटल पाथ लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे और ये जो टोटल पाथ होगा इसको पाथ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पाथ लेंथ। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ जो होता है, वो ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। है कि नहीं बेटा जी? इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं, इन्होंने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं, जो कि गलत है। इसका मतलब स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो क्या स्टेटमेंट था उनका, बोलो जी? ये सी वाला स्टेटमेंट क्या था बेटा जी? फॉल्स है। ये चलता है, ये डिस्प्लेसमेंट या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है बेटा जी। अब देखो डी पार्ट इन्होंने क्या दिया है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डी पार्ट में बोला क्या है कि द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एवरेज स्पीड होती है वो डिफाइन कैसे है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्यों बच्चा जी? और डिस्प्लेसमेंट और जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे डिफाइन है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये आपका ये डिफाइंड है इस पे, सॉरी, इस ये जो टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड कहाँ डिफाइंड है? डिस्टेंस पे। और वेलोसिटी कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट पे। तो पक्का है कि जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो या तो ग्रेटर होगी या तो इक्वल होगी क्या की? एवरेज वेलोसिटी की। ये चलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी से बड़ी होगी या तो उसके बराबर होगी। इसका मतलब जो है ये जो डी वाला स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है ना। तो डी वाला स्टेटमेंट क्या माना जाएगा जी? ट्रू माना जाएगा। क्या और कोई दिया? इन्होंने डी दे दिया है, ठीक है ना। सेम ई क्या कहा है? 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। बिल्कुल सही बात है। ई आपका पार्ट है। अगर एक वेक्टर मान लीजिए ए है, दूसरा मान लो इधर से क्या लिया हमने, दूसरा वेक्टर हमने इधर से मान लो लिया, एक मिनट, मान लो इधर ले लिया हमने, इधर को बी ले लिया हमने, ठीक है ना, और तीसरा हमने सी ले लिया। और अगर 3 वेक्टर जो है ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो पक्का है इन तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू आपका 0 आएगा, जिसको बोलेंगे नल वेक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। और ये ऑल 3 वेक्टर्स लाई इन अ सेम प्लेन। ऑल 3 वेक्टर्स लाई इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी वेक्टर दूसरे प्लेन में चला गया तो कभी इन तीनों का सम 0 के बराबर नहीं होगा। तो इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है, इन्होंने जो स्टेटमेंट बोली है कि 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ सेम प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल। बिल्कुल सही है। अगर तीनों वेक्टर क्या है? तीनों में से कोई एक भी वेक्टर अगर किसी और प्लेन में चला गया, फिर तीनों को ऐड करेंगे तो कभी भी उनका सम 0 के बराबर नहीं आएगा। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या माना जाएगा? आपका ट्रू माना जाएगा। ठीक है बेटा जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कैसे बनाया। आपको बस ट्रायंगल का रूल पता होना चाहिए, इसको सॉल्व कर ले जाओ। मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे। मान लीजिए एक साइड ट्रायंगल की ये है, दूसरी साइड ये है। इस साइड का नाम क्या दे दिया? मान लो ए दे दिया, दूसरे का नाम हमने बी दे दिया, और तीसरी साइड क्या आपकी है? सी है।
तो जो ट्रायंगल रूल होता है, तो क्या होगा, ट्रायंगल रूल जो होगा वो क्या होता बताता हूँ मैं आपको, कि ये जो आपका सी है ना, जो बड़ी वाली साइड है सी, ठीक है ना, ये छोटी होगी या तो बड़ी होगी इन दोनों के, दोनों जो रिमेनिंग जो साइड हैं उनके सम के, ए प्लस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी, और ये बड़ी हो, क्या होगा, सॉरी देखो पहले सी यहाँ लिखा हमने, है ना, तो सी क्या है, सबसे बड़ी साइड है, तो जो रिमेनिंग साइड है इनका, इन दोनों का क्या करो, आपस में सम करो ना। अगर आपने कहा कि ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी इन दोनों का जो सम है या तो सी के बराबर होगा या तो सी से बड़ा होगा, मतलब ऐसे कहोगे सर इस तरीके से, ये ठीक है ना, ये ए प्लस बी की वैल्यू सी, अच्छा, और ए सी क्या है, ए सी जो है छोटी होगी, या ये जो सी है ना बीच वाला, ये क्या होगा, बड़ा किससे होगा, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से, यानी ए या इक्वल ए माइनस बी। ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये ट्रायंगल रूल है आपका, मतलब आपकी जो बड़ी वाली साइड है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी या तो इन दोनों के सम से ये छोटी होगी, याद रखना, ठीक है ना। और अगर इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो सी के बराबर होगा या सी से छोटा होगा। तो ये चीज़ आपको समझो कि ए माइनस बी या तो सी के बराबर होगा या तो सी से ए माइनस बी छोटा होगा। इस रूल को लेके चलेंगे हम, तो हमें आगे वाले कंसेप्ट को और समझ में हमको आएगा, ठीक है बेटा जी। जैसे मान लीजिए, अब इसमें आ जाइए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर आपका, देखो ये इधर एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा क्या वेक्टर आपका मान लो ये बी है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है। जो रिजल्टेंट आपका होगा वो ये होगा, ये भी ट्रायंगल ही बना रहा है, ये क्या होगा, ए और ये प्लस बी होगा। तो आपको पता है कि आप कह सकते हो कि सर कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लो, है ना, पहले क्या करो ना, पहले ऐसा करो ना, पहले जो है जो रिजल्टेंट है ना इसका मैग्नीट्यूड ले लो, जो सी लिया था ना आपने ए प्लस बी, तो आपने कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है ना इसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकालेंगे, मॉड ले लेंगे इसको ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। आपको पता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इन दोनों के सम के बराबर हो गया तो छोटा होगा, तो कहोगे सर आपने पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और प्लस क्या किया, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, और इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करोगे इनके मैग्नीट्यूड को, ये जो आपका तीसरी साइड है या तो इसके बराबर होगी या तो ये वाला टर्म या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, हो गया ना, हो गया बेटा जी। और इधर क्या करोगे, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो तीसरी साइड है या तो इनके बराबर होगी या इनसे बड़ी होगी, माइनस वाले से बड़ी होती है बेटा जी, बोलो। तो आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ पर, तो आपका ये वाला टर्म देखो क्या है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा जी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से छोटा है या तो उसके बराबर है, तो ये करेक्ट होगा ना, हो गया ये, है ना, क्योंकि ए प्लस बी आपकी तीसरी साइड है ना बेटा जी, बोलो बच्चा जी। और क्या है कि, और क्या बोला इन्होंने कि ए प्लस बी, ध्यान देना, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा किससे होगा, ए माइनस बी से होगा, देखो ये है ना, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड लो, बी का मैग्नीट्यूड लो, दोनों का माइनस करो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये वाला कंसेप्ट क्या बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाला टर्म कहाँ से आएगा, ये वाला टर्म देखो सी वाले पार्ट में मिलेगा, देखो ये वाला क्या किया आपने, देखो बेटा जी, है ना, अगर सी वाला पार्ट देखो यहाँ से, देखो ध्यान से, तो आपने कहा कि ये वाला पार्ट तो ठीक था, ए प्लस बी पूरा का पूरा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लिया ना आपने, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये वाला टर्म दिखा रहा है ये, और ए देखो, और ये क्या होगा तुम्हारा ए माइनस बी करेंगे तो हम ए माइनस बी क्या होगा, ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, ये ए प्लस बी से छोटा हो गया तो बराबर होगा, तो ये वाला टर्म भी आपका सही होगा, ये भी सही होगा आपका, ये भी सही होगा। इसमें आते हैं समझने के लिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से कि भाई अगर मान लो एक वेक्टर आपका क्या है, एक वेक्टर आपका मान लो यहाँ पर मान लो ये माइनस बी वेक्टर है, और ये बोलो क्या वेक्टर आपका ये मान लो ये वेक्टर है आपका ये, तो बोलो ये क्या कहलाएगा, ये जो वेक्टर होगा
ये क्या कहलाएगा, वेक्टर ए और माइनस बी, ये तीसरी साइड हो गई। ये कौन साइड हो गई आपकी, ये तीसरी साइड हो गई। तो आप मुझे बताओ इन दोनों का जब सम करोगे क्या करोगे, इन दोनों, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और इन दोनों का जब क्या करोगे, सम करोगे ना, ए माइनस बी, है ना, ये क्या बनेगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा या तो बड़ा होगा ये। तो देखो क्या होगा तुम्हारा, ए माइनस बी जो आपका आया, आपने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड लिया और इसका मैग्नीट्यूड लिया। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ए माइनस बी जब निकालोगे तो इन दोनों के सम से क्या होगा, या तो छोटा, देखो ए माइनस बी निकाला ना आपने, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का सम किया, मैग्नीट्यूड इसका लिया, मैग्नीट्यूड इसका लिया, दोनों का सम किया, तो मॉड ए अब प्लस मॉड बी किया, ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा इससे बड़ी होगी या तो बराबर होगी। ठीक है बेटा जी, समझ गए मेरी बात को। अब डी वाले पार्ट में आते हैं। डी वाला पार्ट कहता है कि भाई ए माइनस बी का जो ये मैग्नीट्यूड है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है या तो इससे कम है ना, क्योंकि ये आपका ये जो साइन लगा है कहाँ लगा है, ये लेफ्ट साइड लगा हुआ है। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए कि ये भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। तो चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल ज्योमेट्रिकली क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक ये बात समझ में आपको आई होगी। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि गिवन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, अगर इन चारों का सम जीरो है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी मस्ट बी अ नल वेक्टर। जरूरी थोड़ी ना है, मतलब ए भी नल वेक्टर हो, जीरो हो, बी भी जीरो हो, बी सी भी जीरो हो, डी भी जीरो, जरूरी ऐसा तो है नहीं कि सब जीरो होगा तभी ये जीरो होगा। हो सकता है इसमें कुछ प्लस हो, कुछ क्या हो, माइनस हो, तो सम करने के बाद जीरो आ जाए, तो ये आपका इनकरेक्ट माना जाएगा। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डी प्लस बी, अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ए प्लस बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड और क्या, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा, और दोनों अगर मान लो जस्ट अपोजिट हो गए, देखो तब ये जीरो पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी लिया इन्होंने, सॉरी क्या लिया है इन्होंने, ए प्लस सी, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, बोलो बेटा जी, वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर डी के बराबर है। तो अगर इसका इन दोनों का सम और इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाए, अपोजिट हो जाएं, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। तो मैग्नीट्यूड अगर बराबर है ए और सी, ए प्लस सी और बी प्लस डी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो गए तो पॉसिबिलिटी है कि इनका सम क्या हो, हमेशा जीरो हो। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट माना जाए, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों का सम बराबर हो गया और दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए, जस्ट अपोजिट हो गए, तो उनको सम करेंगे तो जीरो को बराबर आएगा। जितना ए प्लस बी है उतना बी प्लस डी है, लेकिन दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट क्यों, क्योंकि हो सकते हैं ना अपोजिट हैं। अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो पक्का है कि संभावना है कि जीरो हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। ठीक है बेटा जी, लेकिन अगर ए प्लस सी और बी प्लस डी बराबर हुए तो पक्का है कि दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, तो पक्का है कि दोनों अपोजिट होंगे तभी जीरो आएगा ना। तो ये तो श्योर हो गया आपका कि ए प्लस बी और बी प्लस डी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर होंगे, और वो क्या कर देंगे, आपको नल वेक्टर दे देंगे। ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। क्यों, बी प्लस सी प्लस डी अगर इसका जो मैग्नीट्यूड है और ए का मैग्नीट्यूड है, अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया और इन तीनों के सम का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया, तो कभी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड कभी इन तीनों के सम के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आई थिंक ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा कि बिल्कुल करेक्ट हुआ, तो आपने कहा कि ये भी आपका ऑप्शन सही है। क्यों,
क्योंकि ये दैट मीन्स क्या है कि ए का मैग्नीट्यूड कभी भी तीनों के सम के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता है, और अगर ये बड़ा हुआ तो इन सबका सम आपस में कभी जीरो नहीं आएगा। ठीक है बेटा जी। अच्छा, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी if A and D are non-collinear and in the line of A and D if they are collinear। मतलब बिल्कुल क्या बोला इन्होंने कि मान लो आपके पास क्या है कि जैसे B प्लस सी है, क्या बेटा जी आपने कहा सर देखिए हमारे पास B प्लस सी है, तो अगर आपने कहा कि सर B ये हमारा क्या वेक्टर होगा, तुम्हारा B और प्लस सी वेक्टर है। ठीक है बेटा जी। तो ये कब पॉसिबल है बेटा जी, एक सेकेंड बताइए कब पॉसिबल है ये। देखो ध्यान से, आपने कहा बी प्लस सी, तो देखो ध्यान से कि ए और डी आपका बचा, क्योंकि बी आपने बी प्लस सी करोगे, जब आप क्या करोगे सर बी प्लस सी ऐसे करोगे तो इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए अब प्लस डी होगा। ये अगर b प्लस सी किया आपने तो पक्का है कि ये किसके बराबर होगा, माइनस ए प्लस डी के होगा, तभी जीरो के बराबर आएगा ना। क्यों बच्चा जी, आई बात समझ में। तो आपने कहा सर देखो a प्लस डी को अगर हमने ऐड किया, मान लो b प्लस सी को आप ऐड कर दिया, कहते हो कि यहाँ पर लिखा b प्लस सी लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, a एंड डी ऑफ a एंड डी, कोई प्रॉब्लम की बात इसे मान लीजिए आपने कहा कि सर यहाँ पर हमारा क्या है, बोलो जी, इधर हमारा a है और इधर हमारा मान लो क्या है आपका d है, तो बिल्कुल आपस में ये लीनियर है कि नहीं है, ये बोलो बेटा आपस में क्या है ये आपस में लीनियर है कि नहीं, बिल्कुल आपस में ये लीनियर हैं। तो अगर ये आपस में लीनियर हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर अच्छा तो b प्लस सी कहाँ होगा, b प्लस सी होगा अपोजिट साइड में, ऐसे होगा b और ये होगा प्लस सी, तभी तो आपस में कटेंगे ये कैसे बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा आपका लीनियर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्या आप जिस लाइन में क्या है a प्लस डी है, उसी लाइन में क्या आपका b प्लस सी है। ठीक है बेटा जी। अगर दूसरी केस हम देखते हैं, दूसरी केस में क्या होगा, देखो ध्यान से, दूसरी केस में मान लो आपका a इधर है, सपोज किया a आपका इधर है और d आपका इधर है। ठीक है बेटा जी। और ये क्या बन जाएगा आपका, इधर आपका क्या बन गया, ये बन गया वेक्टर a अब प्लस वेक्टर d, है कि नहीं बेटा जी। और ये बन गया इधर आपका, अब b प्लस सी का इधर बन जाएगा, b प्लस सी मान लो जस्ट हमारे इसके अपोजिट हमने कर दिया b प्लस सी को, तो इन दोनों का सम तो जीरो के बराबर आएगा। इन दोनों का सम पक्का है, क्या है, इन दोनों का सम क्या होगा, आपस में जीरो आना ही आना है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या कि a और d क्या कोलिनियर हैं, तो a और d आपस में कोलिनियर नहीं है, a एंड d आर नॉट कोलिनियर, तब भी जीरो हो रहा है। लीनियर है तब भी जीरो होगा, और कोलिनियर है अगर ये मान लीजिए आपके पास कोलिनियर है तब भी जीरो होगा, और अगर ये नॉट कोलिनियर है तब भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि a और d आपस में कोलिनियर नहीं है, लेकिन इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट b प्लस सी के साथ आपका बन रहा है जस्ट अपोजिट, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही बात आपको, तो आप कह सकते हो कि ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ध्यान से। 3 गर्ल्स skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P. The edge of the ground reach a point Q diametrically opposite to P. Following different path as shown in the figure, what is the magnitude of the displacement vector of each? 3 गर्ल्स हैं A, B और C, तो तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा बेटा जी। अगर हम तीनों के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आप इसको कैसे दिखाओगे, डिस्प्लेसमेंट जो तीनों का होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला बोलो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है शॉर्टेस्ट पाथ, ये होगा पी क्यू। अगर हम पी क्यू की बात करें तो तीनों के केस में क्या, तीनों केस में पी क्यू क्या है, सेम है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा इनिशियल टू फाइनल। तो आप कहोगे सर कितनी रेडियस दी गई है, व्हाट इज द रेडियस, 200 मीटर दिया गया रेडियस, 200 इंटू क्या दिया गया आपका है, रेडियस दिया गया है, तो आपको ये होगा तुम्हारा सीधे डायमीटर के बराबर होगा ना, ये आपका होगा डायमीटर।
तो ये क्या होगा 2 इंटू वॉट 200, ये हो जाएगा तुम्हारा 400 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया तुम्हारा 400 मीटर। और पूरा पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच गर्ल्स, तो आपने कहा 400 मीटर, ठीक है ना। फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ स्केट। अब बोल रहा है कि कौन सी गर्ल के लिए जो है कि एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो कहोगे फॉर गर्ल बी क्या होगा, फॉर गर्ल बी के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा इसका एक्चुअल पाथ। कितना डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल वही आपका 200, और एक्चुअल पाथ भी कितना होगा तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 नहीं है 400 है, ये 400 मीटर, ये भी क्या है 400 मीटर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए आप लोग।